All right, guys. So, welcome to lecture number 3 for our development economics class. We'll continue our discussion on population and economic development. So, in the previous class, we discussed few of the concepts, few of the definitions, age structure, birth rate, population growth rate, all these concepts जो हमें बाद में काफी useful होंगे. So now today we will want to get into the technicalities and details of it. और हम लोग ये समझना चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या लेना देना है. So this is what we want to understand in today's lecture. And इसके ही different different concepts related discussions हम लोग करेंगे. ठीक है. सबसे पहली चीज जो हमें क्लियरली समझ में आती है वो ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ काफी मॉडर्न फिनोमिना है. ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ काफी रैपिड रेट से होती रहती थी, बट काफी रीसेंट फिनोमिना है ये. मतलब काफी पिछले, अगर आप 1-2 सेंचुरीज की बात करो, तभी ही हमने रैपिड ग्रोथ रेट देखी है. तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इट्स अ मॉडर्न फिनोमिना, वेरी रीसेंट फिनोमिना. तो मतलब बहुत पुराने टाइम में 2% ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की, 2% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो ऐसी थी जो लोगों ने आज, मतलब लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की थी, वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस नहीं की थी. ठीक है. तो ये सारी चीजें देख के हमें क्लियरली समझ में आता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ काफी रिसेंटली यू नो हो रहा है. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि what have been different phases in how the demography has changed and how this population growth has come about. तो देखो, स्टार्टिंग में इन द फर्स्ट, जिसको हम लोग फर्स्ट फेज कह सकते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक हिस्ट्री. तो व्हाट वाज हैपनिंग इन द अर्ली टाइम्स, इन द अर्ली टाइम्स जब स्टोन एज थी, तब अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ही एक्सट्रीमली लो लेवल पे थी. कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि अर्थ के पास कितने रिसोर्सेज हैं जिसका यूज करके पीपल कैन सर्वाइव. कैरिंग कैपेसिटी वाज एक्सट्रीमली लो. क्यों? क्योंकि उस वक्त पे क्या होता था कि वी डिड नॉट हैव वेरी मॉडर्न टूल्स नहीं थे, एग्रीकल्चर भी उतना वाइड स्प्रेड नहीं था, देयर वर लॉट ऑफ स्टारवेशन, काफी भुखमरी थी, देयर वर लॉट ऑफ डिजीजेस एंड देयर वर लॉट ऑफ अर्ली डेथ्स हो जाती थी लोगों की बिकॉज ऑफ अकाल पड़ गया, फेमिन, प्लेग्स, वॉर्स. ये सब चीजें थी जिसकी वजह से यू नो पॉपुलेशन, देयर वर नॉट मेनी पीपल हु वर अराउंड. ठीक है. एग्रीकल्चर भी इतना प्रोमिनेंटली स्प्रेड नहीं हुआ था अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. तो ऑल्दो पुराने टाइम में बर्थ रेट्स काफी हाई होते थे, हाई बर्थ रेट्स होते थे. हाई बर्थ रेट्स होते थे, पीपल यूज टू हैव लॉट्स ऑफ किड्स, बट एट द सेम टाइम काफी हाई डेथ रेट्स भी होते थे. हाई डेथ रेट्स भी होते थे बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस दैट वी मेंशन्ड. स्टारवेशन हो गया, डिजीजेस हो गया, जल्दी लोगों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट दोनों अगर है तो पॉपुलेशन ग्रोथ मिनिमल रहती थी. पॉपुलेशन ग्रोथ मिनिमल. क्यों? क्योंकि इट्स जस्ट द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट.
तो जो माल्थस थे, माल्थस की जो थियरी थी विच वाज इन 1978, उनका यही कहना था कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है दैट इज केप्ट इन चेक बाय गॉड बाय डूइंग थिंग्स लाइक फैमिन्स एंड डिजीज, कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस चीज को कंट्रोल कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ हाई डेथ रेट्स ड्यू टू इवेंट्स लाइक फैमिन्स एंड डिजीजेस। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फेज जिसको हम लोग फर्स्ट फेज बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ was kept in check because of famines and diseases। तो ये जो फर्स्ट फेज था, जो फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक चेंज या डेमोग्राफिक हिस्ट्री हम लोग बोल रहे हैं, दैट वाज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। उसके बाद हम लोग सेकेंड फेज की बात करते हैं। उसके बाद सेकेंड फेज आया। सेकेंड फेज में क्या हुआ? सेकेंड फेज जो है उसमें वी एक्सपीरियंस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एकदम से ग्रो करने लगी। व्हाट हैपेंड? व्हाई वाज पॉपुलेशन एक्सप्लोडिंग? सो अराउंड, अगर आप अराउंड 1700s की अगर हम लोग बात करें, तो क्या हुआ? बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन थिंग्स लाइक सैनिटेशन, बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन थिंग्स लाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होगा तो क्या होगा? आप ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, ज्यादा फूड ग्रो करोगे तो लोग स्टारवेशन से नहीं मरेंगे। ठीक है, सबके लिए इनफ फूड होगा, अकाल नहीं होगा, थिंग्स लाइक दैट। सैनिटेशन की वजह से क्या इंप्रूवमेंट होंगी? कि जो पहले डेथ्स होती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सैनिटेशन, वो अब कम हो जाएंगी। तो ये दोनों ही चीजें किस तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं? टू अ डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन डेथ रेट। ठीक है, तो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर से क्या हुआ? इट इंक्रीज्ड द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितने रिसोर्सेज लोगों के कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है। इट इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ एंड because of advancements in agriculture there was a reduction in famines also। ठीक है, तो ये सब चीजों की वजह से क्या हुआ? डेथ रेट कम होने लगा, रिडक्शन इन डेथ रेट। अब डेथ रेट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट में चेंजेस नहीं आए हैं। बर्थ रेट रिमेन्ड हाई। तो बर्थ रेट अगर हाई है और डेथ रेट रिड्यूस हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट इज हाई, डेथ रेट has gone down, so population growth will become high, right? So this will be a period of high population growth। एंड वाई वर बर्थ रेट नॉट गोइंग डाउन? क्यों? क्योंकि देखो, अब धीरे धीरे जब कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही थी, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी जब बढ़ रही थी, तो लोगों के पास जो अर्जेंसी थी कि हमें कम बेबीज करने चाहिए, वो अर्जेंसी रिड्यूस हो गई। सो इम्प्रूव्ड जो लिविंग कंडीशंस थी या इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हो रही थी, उसकी वजह से जो अर्जेंसी लोगों को थी कि इतने बच्चे पैदा करेंगे तो उनको कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, वो सब जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे कम होने लगी, जिसकी वजह से द अर्जेंसी टू डिक्रीज द बर्थ रेट्स वेंट डाउन। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट देर वॉज लॉट ऑफ इनर्शिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्जेंसी
to reduce births went down, first of all. Second of all, there is some inertia, population inertia. तो जब हाई बर्थ रेट रहता है तो आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन यंग रहती है, तो इवन इफ लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, बट लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन में यंग लोग ज्यादा हैं, सो जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स है वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो यू विल हैव मोर किड्स, तो बर्थ रेट विल बी हाई बिकॉज ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम लोग पॉपुलेशन इनर्शिया बोल रहे हैं, कि इवन इफ आपकी फर्टिलिटी चॉइसेस बदल गई है, बट बिकॉज of the sheer size of young people that you have in your population, you will still have very high birth rates. This is population inertia, ठीक है। तो ये जो दूसरा फेज था, इसको this was characterized by high birth rates and low death rates, which caused, जिसकी वजह से क्या हुआ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसको हम लोग सेकेंड फेज बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड फेज। अब ये जो धीरे धीरे जो जब लोगों की फर्टिलिटी चॉइसेस चेंज होती हैं कि हम लोग कितने बेबीज करेंगे, पहले तो लोग ज्यादा बेबीज क्यों करते थे, क्योंकि बच्चे जल्दी कई बार मर भी जाते थे बिकॉज ऑफ सैनिटेशन कंडीशन, या बच्चे स्टारवेशन की वजह से मर गए, या न्यूट्रिशनल चीजों की वजह से मर गए। ऑल दीज थिंग्स यूज टू हैपन, सो बिकॉज लोगों को पता होता था कि अगर 5 बच्चे पैदा होंगे तो हो सकता है उसमें से सिर्फ 2 लोग बचे एक ही एज के बाद। So that is why people used to have more babies. तो अब क्या होगा कि अगर धीरे धीरे जब सैनिटेशन कंडीशंस या एडवांसमेंट्स होगी, तो लोगों को धीरे धीरे वो चीज रिफ्लेक्ट करेंगे कि अब शायद हमें उतने बेबीज करने की जरूरत नहीं है। तो जो बर्थ रेट है, ऑल्दो लोगों की फर्टिलिटी डिसीजंस में धीरे धीरे कमी आ रही है, मतलब दे आर हैविंग लेस बेबीज, बट वो यंग पॉपुलेशन पूरी आगे ट्रांसफर होने में वक्त लगेगा। दैट इज वाई देयर इज इनर्शिया इन बर्थ रेट्स। तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जब बर्थ रेट्स भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ फैसिलिटीज, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड, इम्प्रूवमेंट्स इन रिसोर्सेज दैट यू हैव अवेलेबल फॉर यू। तो थर्ड फेज जो है हमारा, थर्ड फेज इज डिक्लाइन इन बर्थ रेट्स। तो इवेंचुअली क्या होगा, जैसे जैसे सोसाइटी एडजस्ट करती है ऑफ ऑल द चेंजेस दैट हैव बीन हैपनिंग, birth rates begin to fall. Birth rates begin to fall as the society adapts to the changes. एंड फिर इवेंचुअली बर्थ रेट कम हो जाता है, तो थर्ड फेज में हमें क्या देखने को मिलता है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट्स, बिकॉज वो तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। And because of this, ultimately you land up with a low population growth. ठीक है। तो ये जो 3 फेजेस अभी हमने पढ़े, इनको जॉइंटली एक साथ क्या बोला जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दीज 3 फेजेस jointly make up what is known as demographic transition। ठीक है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो जस्ट
फॉर आवर पर्पजेस लेट मी समराइज दिस। तो सबसे पहले हाई बर्थ रेट and high H means high death rate that causes minimal population। तो शुरू में यही हो रहा था। फिर उसके बाद क्या होने लगा कि धीरे धीरे अभी बर्थ रेट हाई ही है बट डेथ रेट डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। फॉलिंग डेथ रेट that caused high population explosion। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे लोगों के डिसीजंस चॉइसेस बदलने की वजह से लो बर्थ रेट रहा एंड जो लो डेथ रेट रहा it eventually again caused a stable population growth। It was not a population explosion situation। तो मोस्टली देखो जब कंट्री, तो ये तो हमने पूरी ट्रैजेक्टरी देखी हिस्टोरिकली क्या देखने को मिला है जब एक कंट्री ग्रो करती है या ओवर द हिस्ट्री क्या रहा है। तो मेजरली आज के टाइम पे आप जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज को देखोगे या तो वो इस फेज में है या जो थोड़े डेवलपमेंट लेवल के हाई एंड पे आ चुकी है वो थर्ड फेज में होगी। ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है और ये थर्ड फेज है। ठीक है। एंड मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज थर्ड फेज में है। डेवलप्ड कंट्रीज कि वहां पे बर्थ रेट भी काफी लो है, डेथ रेट भी काफी लो है। डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज सेकंड या थर्ड स्टेज में। ठीक है। सो डेथ रेट्स में डिक्लाइन होता है लेकिन अभी भी बर्थ रेट्स को चीजें को रिफ्लेक्ट होने में वक्त लगता है। ठीक है। जैसे अगर आप आज के दिन कंट्रीज लाइक जापान की बात करो तो वहां पे क्या हो रहा है, डेथ रेट तो डिक्लाइंड है, वहां पे बर्थ रेट बहुत लो हो गया है। इट हैज बिकम सो लो दैट नाउ गवर्नमेंट इज पुटिंग सो मच एफर्ट्स कि ताकि वो बर्थ रेट को रिवाइव कर सके। तो अगर बर्थ रेट बहुत कम हो जाता है और डेथ रेट जो भी एक लेवल पे है तो हो सकता है कि पॉपुलेशन श्रिंक करने की सिचुएशन भी आ जाए अगर ये चीजें मैचअप ना हो तो। ठीक है। सो इवेंचुअली डेवलप्ड कंट्रीज थर्ड स्टेज पे जाके स्टेबलाइज होती हैं। ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव। अच्छा, अब इसके बाद सो दिस दिस एंटायर थिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कि डेमोग्राफी किस तरीके से ट्रांजिशन करती है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर आप बहुत लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हो तो मोस्टली यहाँ पे धीरे धीरे जब डेवलपमेंट प्रोग्रेस करता है तो ये जब चीजें इंप्रूव होती हैं तो इस चीज को फॉलो, ये चीज फॉलो जाती है बट इसको इवेंचुअली कम होने में वक्त लगता है एंड देन फाइनली धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू रीच थर्ड स्टेज। So these are the three stages that countries usually pass, and this is something that we've seen in history also. Okay. All right. So now we would like to see a table before analyzing what have been some historical trends developing countries में और developed countries में क्या trends रहे हैं उसके लिए हम लोग एक table देखना चाहते हैं। So let's see the table first. All right. So this is geographical. So what are we trying to see? We are trying to see some of the trends in developing and developed countries. चलो तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, 1650s, 1750s, 100 साल का गैप, 50 साल का गैप, 50 साल का गैप, 50 साल का गैप, 33 years एंड देन दिस एंटायर गैप। वर्ल्ड पॉपुलेशन मिलियंस में कितनी रही है? सो 1000 million इज 1 billion। सो यहाँ पे 5.7 billion, यहाँ पे 2 billion, यहाँ पे 1.6 billion, दिस इज द पॉपुलेशन।
एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये क्या लिखा हुआ है कि यूरोप में कितने परसेंट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उस वक्त पे? नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ठीक है। तो कुछ कुछ ट्रेंड्स हैं। एक ट्रेंड जो हमें क्लियरली देखने को मिलता है वो ये है कि अगर आप शेयर परसेंटेज की बात करो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का परसेंटेज, आखिरी बॉक्स को छोड़ दो, अगर आप यहां से यहां तक देखते हो तो जो शेयर ऑफ यूरोप्स पॉपुलेशन है दैट हैज ग्रोन, एंड मोर और लेस इफ यू सी सिमिलर पैटर्न हैपनिंग फॉर नॉर्थ अमेरिका एज वेल, कि इसका जो शेयर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहा है और वर्ल्ड पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है, राइट? तो इसका क्या मतलब है कि यूरोप की पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर्स में भी ग्रो कर रही थी और एज अ रिलेटिव शेयर ऑफ द वर्ल्ड भी ग्रो कर रही थी, ठीक है। सिमिलरली सिमिलर थिंग वाज हैपनिंग फॉर नॉर्थ अमेरिका एज वेल। सो अगर मैं यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग in terms of, it was growing in terms of absolute numbers also and relative sense में भी, राइट? तो एज अ प्रोपोर्शन भी ग्रो कर रही है और ये पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और इसका बड़ा प्रोपोर्शन आप लेते जा रहे हो तो एब्सोल्यूट लेवल पे तो ग्रो कर ही रही है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी सी। उसके अलावा क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अगर आप बाकी जगह का देखो, जैसे मान लो लैटिन अमेरिका का देख रहे हो, तो ये 2.2, 1.5, 2.1, फिर 2.8, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। सिमिलरली अफ्रीका का जो अगर आप नंबर देखते हो तो दिस प्रपोर्शन इज फॉलिंग, ये प्रपोर्शन फॉल हो रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन इज गोइंग डाउन, पॉपुलेशन इज गोइंग डाउन रिलेटिव सेंस में, प्रपोर्शन इज गोइंग डाउन। सिमिलरली एशिया का जो प्रपोर्शन है दैट इज ऑल्सो गोइंग डाउन, एशिया का प्रपोर्शन इज गोइंग डाउन फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 19 फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 1650 टू 1933, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो 1650s के टाइम के अराउंड दे हैड अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 100 मिलियंस। तो जैसे यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट हुआ है कि 545 का 18.3% अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है, 100 मिलियन। सो यूरोप की बात हो रही है। एंड नाइन सो दिस वाज इन 1650s एंड 1933 आते आते ये 2 बिलियन का कितना, 25%, मतलब 1/4, सो अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन, 500 मिलियन पीपल वर देयर इन यूरोप, ठीक है। Although there were a lot of immigration happening, people were moving out of Europe. So despite that people are going outside, the population growth was such that कि ये नंबर इतना ह्यूज लेवल पे ग्रो कर रहा था, ठीक है। सो बेसिकली वो कौन सी सिचुएशन में थे कि वहां पे डेथ रेट तो कम हो रही है लेकिन बर्थ रेट काफी हाई थी। सो ये बेसिकली किस स्टेज में थे, ये अपनी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज में थे, विच वाज द सेकेंड फेज, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विच वाज द सेकेंड स्टेज। अब अगर एशिया और अफ्रीका की बात की जाए, एशिया और अफ्रीका की बात की जाए तो हम क्या देख रहे थे कि उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, सॉरी नॉट पॉपुलेशन ग्रोथ, द शेयर ऑफ पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड का जो शेयर है वो कम हो रहा है दोनों ही जगह पे, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए तो एशिया में पहले 60.6% प्रपोर्शन था, अभी 54.5% प्रपोर्शन था, तो अप्रोक्सीमेटली 6% शेयर, शेयर के टर्म्स में, ये एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं है, शेयर के टर्म्स में बात हो रही है, तो शेयर 6% अबाउट कम हो गया। और अफ्रीका में डिक्लाइन क्यों हो रहा था? बिकॉज अफ्रीका में वी वर इन फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑल्सो, बट उस वक्त पे अफ्रीका के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही थी दैट वाज Atlantic स्लेव ट्रेड, देयर वाज स्लेव ट्रेडिंग गोइंग ऑन, जिसकी वजह से लोग अफ्रीका छोड़ के बाकी अलग अलग कंट्रीज में जा रहे थे, ठीक है। सो अफ्रीका के केस में क्या सिचुएशन थी, स्लेव ट्रेडिंग, स्लेव ट्रेड, जिसकी वजह से
आउट माइग्रेशन हो रहा था, पीपल वर मूविंग आउट, पीपल वर फोर्स्ड टू मूव आउट। ठीक है। और अगर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोपोर्शन इज ग्रोइंग, तो पॉपुलेशन ग्रोथ फर्स्ट रीजन इसलिए हो रहा था क्योंकि आप सेकंड फेज में थे, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे, डेथ रेट वाज फॉलिंग। बट ऑल्सो देयर वाज वन अनदर रीजन विच वाज इमिग्रेशन, पीपल वर कमिंग इन। सो नॉर्थ अमेरिका में क्या हो रहा था? इमिग्रेशन। सो पीपल वर कमिंग इन टू नॉर्थ अमेरिका, प्राइमरीली फ्रॉम यूरोप। ठीक है। अब यहां तक तो हमने देख लिया। अब 1995 पे आके क्या सिचुएशन हुई कि एक पूरा ना रिवर्सल हो गया। रिवर्सल कैसे हुआ? कि देखो, जो आपका शेयर 1950 में था फॉर एशिया, अब वही शेयर आपने वापस गेन कर लिया एशिया ने। उसके अलावा मोर और लेस, आई मीन ऑब्वियसली अफ्रीका ऑल्सो, उसका शेयर यहाँ पे 7% से 12.8% ग्रो किया, तो काफी पॉपुलेशन ग्रोथ। शेयर इसने भी पार्टली, पूरा शेयर रीगेन नहीं किया ऑफ पॉपुलेशन, बट पार्टली अपना शेयर रीगेन कर लिया। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एंड जो लैटिन अमेरिका है, उन नॉर्थ अमेरिका का प्रोपोर्शन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, लैटिन अमेरिका का प्रोपोर्शन ग्रो कर रहा। ठीक है। और अगर हम लोग अफ्रीका और एशिया और लैटिन अमेरिका का प्रोपोर्शन चेक करें, ये तीन नंबर्स, तो ये क्या थे? अप्रोक्सीमेटली जो है 80.1, 80.1% था यहाँ पे प्रोपोर्शन, टोटल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इन तीनों रीजन्स का। और अगर ये सिमिलर चीज यहाँ पे देखी जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा था? 80.7%। तो ये दोनों रीजन्स के जो मोर और लेस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, वो एक फुल सर्कल, रिवर्स हो गया सर्कल। पहले चीजें चेंज हुई, proportion went down, and then ultimately in 1995 it came back. ठीक है। So this, all these things were happening for such a long period of time, and सो 1950s से शुरू होके जो बैलेंस है वो वापस एशिया और अफ्रीका में डोमिनेट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इस पूरी टेबल को देख के हम लोग क्या समझ सकते हैं कि देखो, आज के दिन जो डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट या जिस तरीके की ह्यू एंड क्राई बनाई जाती है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये तो कंट्रोल करनी पड़ेगी। सो इट्स इट यस, इट इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पर कैपिटा जो शेयर हर इंसान को जाएगा वो कम हो जाता है अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक डेमोग्राफिक प्रोसेस है जो हर कंट्री ने फेस किया है। सो जो आज के दिन डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर रही हैं वो कुछ ज्यादा नया नहीं है, जो पुराने वक्त में डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो कि आज डेवलप्ड कंट्रीज बन चुकी हैं, उन्होंने भी फेस किया। सो एवरीबडी इज फेसिंग जस्ट द सेम प्रोसेस। ठीक है। सो जो proportions चेंज हो रहे हैं, that is in line with what has been happening according to the process of demographic transition। एक चीज ये, दूसरी चीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वो इस चीज के बारे में वरी करती हैं कि आपका अगर रिलेटिव शेयर कम हो रहा है ना पॉपुलेशन का इन टर्म्स ऑफ द होल वर्ल्ड, तो आपकी डोमिनेंस कम हो रही है, लॉस इन डोमिनेंस इन relative, in population shares as compared to the developing world। और जितनी जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो लार्ज पॉपुलेशन है वो क्या करती है? वो ग्रेटर पॉलिटिकल पावर में ट्रांसलेट होती है, ग्रेटर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर में ट्रांसलेट होती है।
आज के दिन डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को तो पुश करती हैं कि यू शुड पुट सम मेजर्स, यू शुड कंट्रोल योर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ शुड नॉट बी सो हाई, सो दे एडवोकेट फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। बट उनके खुद के कंट्रीज में दे परस्यू प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज। प्रो नेटलिस्ट प्रॉपर्टीज मतलब नेटल मतलब बेबी हेल्थ, सो प्रो नेटलिस्ट मतलब कि यू आर प्रमोटिंग पीपल टू हैव मोर एंड मोर बेबीज। व्हाई? बिकॉज यू नो आपके वहां पे लो बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो पॉपुलेशन है ना वो भी यंग नहीं रही, वो भी एजिंग पॉपुलेशन हो गई है। तो अब एजिंग पॉपुलेशन के चक्कर में आपका बर्थ रेट और कम हो जाएगा। एजिंग पॉपुलेशन ब्रिंग्स इन द प्रॉब्लम कि हु विल वर्क नाउ। अब इकोनॉमी कैसे चलेगी? इकोनॉमी तो जब तब चलेगी जब लोग काम करेंगे, और पहले ही आपके इतने लंबे समय से लो बर्थ रेट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में नए यंग लोग ऐड भी नहीं हो रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग ऑफ स्प्रिंग्स। तो जो भी लोग हैं वो भी इतने इकोनॉमिकली इन्वॉल्व हैं कि both people are working, people are having lesser and lesser number of kids, it is becoming expensive to have kids, so then they have to pursue policies जहाँ पे क्या हो रहा है, they are asking people to intentionally have more kids, या they are putting in some policies which will bring this thing into the picture। तो अगर आप जितने भी डिस्कशंस देखोगे हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में, आप यही देखोगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है, एजिंग पॉपुलेशन है। तो बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, इमिग्रेशन प्रोसेस इजी कर रही हैं ताकि बाहर से लोग आए, क्योंकि इकोनॉमी चलानी है ना, इकोनॉमी तब चलेगी जब काम करोगे, लोग होंगे काम करने के लिए। आप आपकी इमिग्रेशन पॉलिसी भी बहुत स्ट्रिक्ट है और आपके खुद के लोग यंग नहीं रहे, तो फिर काम कैसे चलेगा? इकोनॉमी तो चल नहीं पाएगी, तो फिर आप अपनी धीरे धीरे डोमिनेंस लूज कर दोगे, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द लॉजिक्स that are there behind countries pursuing different sorts of policies। Population, तो आपकी एजिंग पॉपुलेशन भी है, तो ये सब चीजों को टैकल करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज खुद तो इस तरीके की पॉलिसीज परस्यू कर रही हैं, विच इज रीजनेबल, बट दे आर एडवोकेटिंग फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑल राइट। तो अब ना एक चीज जो देखने को मिलती है वो ये है कि देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या देखा गया है कि भाई यूरोप ने कम से कम यहाँ पे 1950s से लेके, अगर 1650s से लेके 1950s भी अगर मान लिया जाए, तो ये 300 साल का ड्यूरेशन है, 300 years का ड्यूरेशन है। तो मतलब वो वापस स्टेबलाइज होने में इसको 300 साल का पीरियड लग गया, कि जब उसकी पॉपुलेशन शेयर डिक्लाइन होने लगी। तो अब जो आज के दिन डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी क्या 300 साल लगेंगे स्टेबलाइज होने में? सो दैट इज समथिंग दैट वी सी दैट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। तो देखो, जो आज के दिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है ना, और जो पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेस किया गया, दैट इज वेरी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि देखो, पहले वक्त में the world has also gone through a very rapid rate of transformation in terms of technology, in terms of health, in terms of medicine। एंटीबायोटिक्स बने, एग्रीकल्चर ग्रो हुआ, नई नई टेक्नोलॉजीज आई। तो पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि धीरे धीरे नई नई चीजें इन्वेंट हो रही थी, दवाइयां इन्वेंट हो रही थी, ह्यूमन बॉडी को कैसे लंबे टाइम तक लोगों की अर्ली डेथ ना हो, वो सारी चीजें लोग फिगर आउट कर रहे थे रिसर्च करके। तो ये जो डिक्लाइन इन डेथ रेट वाला सिस्टम था वो स्लोली स्लोली आया। लेकिन जो कंट्री आज के दिन डेवलपिंग है उसको सारी चीजें ग्राउंड जीरो से तो नहीं डिस्कवर करनी पड़ेगी ना। वो ऑलरेडी जो मेडिसिन हैं या ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर सकती है, और इमिडिएटली
यूज में ला सकती है, जिसकी वजह से ये लोग इमीडिएटली डिक्लाइन इन डेथ रेट्स को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रोजेक्ट्स बीइंग रन बाय यूएन, इंटरनेशनल एजेंसीज। ये सारी चीजें, ऑल्दो आप लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हो सकते हो, बट यू आर स्टिल एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ लो डेथ रेट्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। हो सकता है सैनिटेशन इश्यूज हो, बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट बढ़ता है वो चीजें इम्प्रूव हो जाती है। तो आज के दिन जो developing countries population explosion face करी है, that was different, that is different than what population explosion was experienced earlier. So earlier people were trying to figure out different things that could decrease the death rates, ठीक है। तो पहले के टाइम पे जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ, जो आज की डेवलप्ड कंट्रीज ने फेस किया उस वक्त, वो बहुत स्लो था। बट टुडेज प्रोसेस दैट डेवलपिंग कंट्रीज करंटली आर फेसिंग इज नॉट सो स्लो, इट विल बी रैपिड, ठीक है। तो डिक्लाइन इन डेथ रेट्स तो इमीडिएटली सारी डेवलपिंग कंट्रीज भी फेस कर ही रही हैं, आई मीन दिस इज अ गुड थिंग। बट अब पूरा का पूरा सिचुएशन किस चीज पे डिपेंड करेगा? बर्थ रेट पे, कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं आज के दिन, ये अपना बर्थ रेट कैसे कंट्रोल करेंगी। बर्थ रेट विल डिटरमिन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। बर्थ रेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज नाउ, ठीक है। डेथ रेट्स तो डिक्लाइन हो गए हैं, अब ये लोग कितने रैपिडली बर्थ रेट डिक्लाइन कर पाते हैं उससे पता चलेगा कि जो रैपिड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर रही हैं वो कब कम होगा और किस स्पीड से कम होगा, ठीक है। अब हम लोग अपना पूरा फोकस किस चीज पे करना चाहेंगे, कि वो कौन सी चीजें हैं जो बर्थ रेट को हाई रखती हैं, या बर्थ रेट पे लोग एडजस्टमेंट करते कैसे हैं, कैसे बर्थ रेट एडजस्ट होता है, एडजस्टमेंट, हाउ बर्थ रेट चेंजेस। तो अब हम लोग बर्थ रेट के इन डेप्थ जाना चाहते हैं, इन डिटेल बर्थ रेट को समझना चाहते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ बर्थ रेट, तो देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो मैक्रो लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो इनर्शिया फैक्टर्स। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बर्थ रेट को हाई रखते हैं? तो इसको बोलेंगे मैक्रो इनर्शिया फैक्टर्स। इनर्शिया का मतलब होता है कि कुछ चीज होने से, सो फॉर समथिंग टू हैपन समथिंग इज स्टॉपिंग यू। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर दो तो आपकी बॉडी इनर्शिया में आ जाती है, एकदम से वो मूवमेंट नहीं कर पाती। या अगर आप बहुत लंबे टाइम से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो पहले 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर जाओगे तो आपका बॉडी बहुत पेन करेगा, राइट। उसको इनर्शिया बोलते हैं। या फिर किसी ने बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई छोड़ दी है तो वो दोबारा पढ़ाई के रूटीन में आएगा तो उसको इनर्शिया हो। इनर्शिया मतलब थोड़ा सा आपको हेजिटेंस, हेजिटेंस एज इन योर बॉडी इज हेजिटेटिंग, या योर बॉडी इज नॉट इनटू दैट रूटीन, ठीक है। तो देर कुड बी रीजंस ऑफ व्हाई बर्थ रेट इज हाई। उसका रीजन हो सकता है कि मैक्रो लेवल पे मतलब पॉपुलेशन लेवल पे देर आर सम इनर्शिया फैक्टर्स। तो जो हम लोग साइंस में पढ़ते थे कि जैसे चलती बस है और एकदम से ब्रेक लग जाए तो हमारी बॉडी को क्या होता है, हमारी बॉडी आगे चली जाती है, राइट। या एकदम से जब बस बिल्कुल रेस्ट पे और एकदम से जब बस आगे चलेगी तो आपका शरीर पीछे चला जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एंड देन देर आर सम फैक्टर्स एट माइक्रो लेवल एज वेल। माइक्रो लेवल में मतलब फैमिली लेवल पे, फैमिली स्लैश हाउस होल्ड लेवल पे कुछ फैक्टर्स हैं जो बर्थ रेट को हाई रखते हैं, इसको माइक्रो इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इन फैक्टर्स पे बात करते हैं। तो मैक्रो लेवल पे क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकता है?
तो देखो, मैक्रो लेवल पे जो आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। मैक्रो लेवल पे एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज अ बिग रोल। इट्स अ बिग इनर्शिया फैक्टर। तो इसका लॉजिक क्या है कि देखो, जैसे मान लो पहले हर इंसान, जैसे हर कपल, ये कपल है और ये लोगों ने डिसाइड किया था पहले के टाइम पे कि हम लोग 4 बेबीज करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, कि डेथ रेट हाई था या हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती, तो हम अगर 4 बच्चे करेंगे तो शायद 2 बच्चे ही जिंदा रह पाएंगे, कंडीशन मान लो ऐसी थी, या इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, जो भी रीजन था। तो अब मान लो कंडीशंस इंप्रूव हो गई, डेथ रेट्स कम हो गए, इम्प्रूवमेंट हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, सैनिटेशन है, तो लोगों की डेथ इतनी नहीं होती। तो अब इनको समझ आ गया कि क्या हो रहा है, कि हम लोग जो पहले 4 बेबीज करते थे, अब हम लोग 2 बेबीज करें तो भी हमारा काम हो जाएगा। देर इज नो नीड फॉर हैविंग सो मेनी बेबीज। पहले लोग बेबी ज्यादा भी क्यों करते थे? क्योंकि टिपिकली 1-2 बच्चे की डेथ हो जाती थी पहले 1 साल में, पहले 5 साल में, जो भी रीजन था, ठीक है। अब मान लो ऐसा नहीं हो रहा, तो दे विल चेंज देयर फर्टिलिटी डिसीजंस एंड दे विल से वील हैव 2 किड्स, ठीक है। तो ऑल्दो लोगों ने अपने इंडिविजुअल डिसीजंस तो बदल लिए हैं, लेकिन अगर बहुत लंबे समय से ऐसी सिचुएशन रही है, तो आपका बर्थ रेट बहुत हाई है कंट्री में। तो हाई बर्थ रेट अगर है आपकी कंट्री में, तो आपकी कंट्री में जो यंग लोग हैं ना, यंग लोग वो बहुत ज्यादा है। यंग लोग बहुत ज्यादा है, ओल्ड लोग मान लो थोड़े से ही हैं। तो पहले मान लो ये लोग 4-4 बच्चे भी पैदा कर रहे थे, लेकिन अब रीजन क्या है, कि अब यंग लोग इतने ज्यादा हो गए बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट, कि अब चाहे हर इंसान नंबर ऑफ बेबीज रिड्यूस कराए, बट स्टिल बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इन यंग एज, तो क्या होगा, लॉट्स ऑफ बेबीज विल बी बॉर्न, ठीक है। तो व्हाट आर वी सेइंग, बेसिकली वी आर सेइंग दैट मोस्टली क्या है, पॉपुलेशन हैज as a significant proportion of people who are in young reproductive age। तो यंग रिप्रोडक्टिव एज में है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इवन दो फर्टिलिटी डिसीजंस की, मतलब इंडिविजुअल फीमेल्स कितने बेबीज करेंगी वो चेंज हो गया होगा, लेकिन बिकॉज सो मेनी यंग पीपल आर देयर, बर्थ रेट इज स्टिल हाई। बर्थ रेट is still very high, even if fertility rates for women decline। तो इस ये इनर्शिया ही है ना, कि इंडिविजुअल लोगों ने अपने डिसीजंस बदल लिए, बट ये डिसीजन पूरे पॉपुलेशन लेवल पर रिफ्लेक्ट होने में वक्त ले रहा है, ठीक है। तो दिस इज मैक्रो लेवल इनर्शिया, ठीक है। तो इस इनर्शिया की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ इमीडिएट बेसिस पे कम नहीं होगी। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि माइक्रो लेवल पे क्या फैक्टर्स हैं जो बर्थ रेट को हाई रखेंगे। माइक्रो फैक्टर्स, माइक्रो लेवल पे क्या फैक्टर्स है, फैमिली और हाउस होल्ड लेवल पे क्या फैक्टर्स हैं। तो हाउस होल्ड लेवल पे बहुत सारी चीजें, कल्चरल फैक्टर्स हैं, सोसाइटी सोशल फैक्टर्स हैं, एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हाई बर्थ रेट, वाई, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब एक एक करके माइक्रो लेवल पे जो फैक्टर्स हैं वो कैसे चीजों को इम्पैक्ट करते हैं वो देखते हैं।
तो देखो, फैमिली लेवल पे द डिसीजन टू हैव बेबीज, ये कैसे आता है? तो व्हाई डू पीपल वांट टू हैव बेबीज? तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि भाई देखो, बेबीज से देर बेबीज ब्रिंग जॉय टू द फैमिली, ठीक है। पीपल हैव एन इनहेरेंट डिजायर टू कैरी फॉरवर्ड देयर लेगेसी, फैमिली। तो bringing joy to families, that is one reason. तो यहाँ पे एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि लोग बेबीज इसलिए भी करते हैं कि भाई इसी को बेबीज करेंगे तो बच्चा ही हमारा फ्यूचर में जाके बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो प्रोवाइडिंग लेबर, तो आप एक रीजन ये सोच सकते हो कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा हमारे पास लोग हैं काम करने के लिए, हमारे खुद के बच्चे हैं, और फ्यूचर में जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमारी सपोर्ट भी करेंगे। सो प्रोवाइडिंग लेबर एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट, इट्स अ वैलिड रीजन फॉर हैविंग किड्स, राइट। तो ये दो पॉसिबल रीजंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बेबीज जो हैं, बेबीज या चाइल्ड, जो भी आप बोलना चाहो, यहाँ पे बेबी को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? एज अ कंजम्पशन गुड, कि हाँ बच्चा पैदा होगा और खेलेंगे, खुशियां होंगी, थिंग्स लाइक दैट। सो कंजम्पशन गुड की तरह ट्रीट हो रहा है बच्चा। यहाँ पे किस तरीके से ट्रीट हो रहा है? एज एन इन्वेस्टमेंट, कि भाई बच्चा बड़ा होगा, काम करेगा, पैसे लाएगा घर में, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा ध्यान रखेगा। तो एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट हो रहा है, राइट। तो ये दो पोटेंशियल रीजंस हैं जिसकी वजह से पीपल वांट टू हैव बेबीज। तो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग मार्केट। तो हम लोगों का क्लेम क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहां पे कुछ मार्केट्स मिसिंग है। मार्केट्स मिसिंग है मतलब कुछ चीजें, कुछ इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप बूढ़े हो जाओगे तो मे बी कई जगह ऐसी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ यू, राइट। बट मान लो डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसी सिचुएशन नहीं है, जो कि एक ट्रू चीज है। If people are old, government is not going to provide for you. In some states they get pensions, some assistance, but जो वो assistance देते हैं that is not enough to have a good enough life in your old age, right? And at that time you are not able to work also, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की मतलब ओल्ड एज में जाके लोगों का ख्याल कौन रखेगा, इस तरीके का सिस्टम अगर सोसाइटी में मिसिंग है, तो लोग क्या करते हैं? दे स्टार्ट, आई मीन वन ऑफ द रीजन इज चिल्ड्रन विल वर्क एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मिसिंग इंस्टीट्यूशंस। कि भाई हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जिससे हमारे को बुढ़ापे में चीजें मेंटेन हो सके, तो वी शुड हैव किड्स सो दैट किड्स विल टेक केयर ऑफ अस इन द फ्यूचर, राइट। दिस इज वन आर्ग्यूमेंट। सो children are used as a substitute for missing institutions in developing countries। तो पेंशन, रिटायरमेंट फंड, इंश्योरेंस, अगर आपका इस तरीके का सिस्टम है तो लोग बच्चों को इस पर्सपेक्टिव से देखना थोड़ा सा कम कर देंगे, एंड दे विल स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन जस्ट फॉर द जॉय ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, राइट। कि बच्चे पैदा लोग फिर तब करेंगे जब उनको जेन्युइनली इच्छा होगी कि ओके आई वांट टू बी अ पेरेंट, आई वांट टू बी अ मदर, आई वांट टू बी अ फादर, राइट। अगर ऐसा नहीं है, if having children is the only way in which you can get a support in your old age, so then it becomes more pressurizing for you to have kids। कि भाई बच्चे नहीं होंगे तो हमारा बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा, राइट।
तो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में पेंशन सिस्टम इनएक्सेसिबल है। जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं सिर्फ उन्हीं के पास पेंशन सिस्टम है, या फिर जो लोग खुद कंट्रीब्यूशन करते हैं आज के दिन अपनी सैलरी से, वो फ्यूचर में जाके पेंशन ले सकते हैं, राइट। बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल, लेट्स से इन इंडिया, दे आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, and even if they think about saving something so that they can save up for their retirement, तो उसके लिए आज के दिन ही आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आज के ही दिन में कंजम्पशन के लिए इतना पैसा खर्च हो जाता है कि सेविंग के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर अब आप ये फॉर्मल सेक्टर में तो जा नहीं सकते। पेंशन सिस्टम इज नॉट वेरी एक्सेसिबल टू पीपल हु आर इनफॉर्मली एम्प्लॉयड। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सेविंग्स, ये सब चीजें हैं जो यू नो फॉर्मल सेक्टर में जो इन्वॉल्व है, या जो काफी रिच है, या एक गुड इनफ इनकम अर्न करता है, ये सब उनके लिए एक्सेसिबल है इन डेवलपिंग नेशंस। इनफॉर्मल सेक्टर क्या करेगा फिर? ये लोग बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? सो दे यूज चिल्ड्रन एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ ऑल दीज मिसिंग इंस्टीट्यूशंस, राइट। एक और चीज, अब अब अगर ये लोग चिल्ड्रन को एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि भाई हम तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा देंगे ताकि ये बढ़िया पैसे कमा पाए, और इनको खूब लाड़ प्यार से बड़ा करेंगे ताकि ये फ्यूचर में जाके जो है हमारा ध्यान रखें, इनको पालने पोसने में हमने बहुत मेहनत की है, तो इन फ्यूचर दे शुड टेक केयर ऑफ अस। तो एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि अगर आप बच्चों को इन्वेस्टमेंट की तरीके से देख रहे हो, तो आप बाकी चीजों में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि बच्चे को भी पढ़ाओगे, बड़ा करोगे, या जो भी होगा उसमें भी पैसे लगते हैं। तो लोग किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं? थिंग्स लाइक जैसे सोसाइटी या कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं? तो जैसे मान लो किसी के पास पीस ऑफ लैंड है या पीस ऑफ ज्वेलरी है, क्या वो एवरीडे नॉर्मल सिचुएशन में अपना जमीन या अपने ज्वेलरी सेल करके चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बट उनके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, ऑब्वियसली, तब जब वो कमाएंगे तो वो उस पैसे को यूज कर सकता है डेली बेसिस पे? यस। व्हाई? बिकॉज देर इज स्टिग्मा अटैच टू पीपल सेलिंग देयर लैंड एंड ज्वेलरी इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अगर कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंस में अपना लैंड बेच देगा कि भाई आप लैंड क्यों बेच रहे हो? क्योंकि भाई घर में खाना चाहिए था, या हमें ये खरीदना था, या हमें कंजम्पशन करनी थी, इसलिए हम घर बेच रहे हैं, या ज्वेलरी बेच रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा स्टिग्मा के साथ देखा जाता है। लोग पागल समझते हैं कि भाई ये क्या पागल हो गया है क्या, अपनी जमीन बेच दी, ज्वेलरी बेच दी। जितनी भी मूवीज आपने देखी हैं, घर गिरवी और हीरे जवाहरात, ये वो गिरवी कब रखा जाता है? जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई बीमार हो गया, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी के धंधे में नुकसान हो गया, ये सब रीजंस होते हैं कि पीपल सेल दीज इन्वेस्टमेंट्स। but not in the case of kids. Kids can provide you a flexible way of earning. How? When they'll start working, जो भी उनकी जॉब होगी, जो भी वो पैसा कमाएंगे, that is something that can be used without stigma. So कुछ और भी चीजें हैं जो इस चीज को और कुछ करती हैं। There is more flexibility. This is a more is it's a better way of security for parents. ठीक है, right? That's what happens. तो बच्चों को एज एसेट्स देखा जाता है, चिल्ड्रन एज एसेट्स। तो वो इमीडिएट बेसिस पे भी हमें हेल्प करेंगे, ऑब्वियसली थोड़े बड़े होने के बाद, एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी, राइट। तो जो भी वो करेंगे जब बड़े हो जाएंगे, तो जो वो इनकम, हाउस होल्ड इनकम का हिस्सा बनेगी, जो भी वो इनकम कमाएंगे। एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स इन द ओल्ड एज।
these are the reasons because of which people want to have more kids. ये सब क्या करते हैं? दे कॉज हाई फर्टिलिटी रेट, because they are treated as an alternative form of social security, right? In the absence of proper social security measures, people have more children in the expectation कि फ्यूचर में जाके इनका ध्यान रखने का एक ही तरीका है कि बच्चे हमारा ध्यान रखें. So in the absence of security systems. ठीक है. So this is one of the reasons why there is some inertia at the household level of decreasing the death, decreasing the number of kids like you. तो एक चीज ये है. ठीक है. उसके अलावा हम लोग एक और तरीके से इस पूरे प्रोसेस को देखना चाहते हैं कि मोर्टालिटी और फर्टिलिटी के बीच में क्या लिंक है. मोर्टालिटी मतलब बच्चों की डेथ हो जाना अर्ली टाइम में. तो वी वांट टू सी how else are people looking at it? How else are couple looking at the decisions of having kids? किस तरीके से इस बारे में सोच. Let's see. All right, so let's try to think of this analysis in a slightly different manner. ठीक है कि how couples people decide कि how many kids to have optimally. तो for example मान लेते हैं कि let की जो probability है that एक बच्चा बड़ा होगा, a child grows up and looks after his or her parents. ठीक है. इस प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक बच्चा बड़ा होके अपने माँ बाप का ध्यान रखेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो अब ये प्रोबेबिलिटी जो है वो किन किन चीजों पे पॉसिबली डिपेंड कर सकती है. तो देखो एक चीज तो ये हो जाती है कि हो सकता है कि बच्चे की यंग डेथ हो जाए, यंग डेथ हो जाए, जिसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी भी बोलते हैं. तो हम लोग बेसिकली वो सारे फैक्टर्स सोच रहे हैं जो पॉसिबली एक बच्चे को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स. तो अगर बच्चा अर्ली स्टेज अर्ली इयर्स ऑफ हिज लाइफ में ही उसकी डेथ हो जाती है तो ही विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स. मान लो उसने अर्ली इयर्स ग्रो भी कर लिया, हो सकता है उसको कोई डिजीज हो गई हो, राइट? सो लाइकलीहुड ऑफ डिजीज which could also prevent the kid from taking care of his parents or her parents, right? ये एक रीजन हो सकता है. उसके अलावा और क्या हो सकता है कि हो सकता है कि भाई चलो ठीक है उसको डिजीज भी नहीं हुई और वो जिंदा भी है. तो क्या हो सकता है, वो क्या पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पाएगा. सो एक रीजन हो सकता है कि द चाइल्ड जो बड़ा होगा मे नॉट बी एन एडिक्वेट इनकम अर्नर. हो सकता है कि वो उतनी इनफ इनकम ही ना कमाता हो कि वो ध्यान रख सके, राइट? तो हो सकता है कि चाइल्ड एडिक्वेट इनकम अर्नर ही ना हो. और जितनी ज्यादा पुअर इकोनॉमी में आप हो उतने ज्यादा इस चीज के होने के चांसेस बढ़ते हैं. फिर होता है कि ठीक है मान लो आपने यंग डेथ भी अवॉइड कर ली, आप डिजीज भी नहीं हुई आपको, आप अच्छा खासा कमा भी रहे हो,
फिर एंड में हो सकता है बच्चा मना कर दे कि मैं नहीं रह रहा आपके साथ, या मैं नहीं रखूंगा आपका ध्यान, तो वो डिनाई भी कर सकता है। ठीक है। सो चाइल्ड may not take care of his parents. बच्चा ही डिनाई कर दे कि मैं तो नहीं रख रहा ध्यान आपका, या उनके बीच में झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो ये सारे पोटेंशियल रीजंस हैं जो एक बच्चे को एक एक बच्चे को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स अब जितने ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे उतना ज्यादा लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी कि कोई बच्चा अपने माँ बाप के ध्यान रखेगा वो कम होती जाएगी, राइट। तो अब ये क्या होगी, कैसे होगी, इसके लिए एग्जैक्ट नंबर्स तो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और लेट्स से ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके टी बी द प्रोबेबिलिटी दैट a child grows to take care of the parents and looks after the parents। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एक और नंबर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं विच इज क्यू। एक नंबर हमने डिफाइन किया क्यू, जो कि क्या, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, ये वो प्रोबेबिलिटी है कि आप जितने भी बच्चे करोगे उसमें से एटलीस्ट एक बच्चा तो आपका ध्यान रखे। ये उसकी थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी है। क्यों मतलब कि भाई एक कपल बैठ के डिसीजन ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यार कम से कम 95% तो चांस होना चाहिए कि हमारा कोई ना कोई एक बच्चा, उनको तो मतलब किस चीज से ओल्ड एज में सपोर्ट होनी चाहिए, तो कोई ना कोई एटलीस्ट एक बच्चा हमारा बड़ा होके हमारा ध्यान रख ले तो हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। सो क्यू हमने क्या बोला है, लेट क्यू बी द प्रोबेबिलिटी दैट a couple might find reasonable threshold probability of receiving support from at least one of his or her child। कि मतलब कपल के दिमाग में वो कौन सी प्रोबेबिलिटी कि भाई एटलीस्ट हमारा एक बच्चा तो हमारा ध्यान रखेगा। हो सकता है दो बच्चे ध्यान रखें, तीन रखें, जितने भी आपके हैं सब लोग ध्यान रखने को तैयार हो, बट ये आपकी वो थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी है जो आप चाहते हो कि हाँ भाई इतना तो मैं सिर्फ इतना ही रिस्क ले सकती हूँ। ठीक है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये कुछ भी हो सकती है, ये हो सकती है 90%, आप चाहते हो कि 90% प्रोबेबिलिटी, 90% चांस के साथ कोई ना कोई एक तो हमारा ध्यान रखे, या हो सकता है ये 95% हो, जो भी। ये सब हम लोग रैंडम नंबर्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब बेसिस दिस इंफॉर्मेशन अब हम लोगों को ये सोचना है कि पेरेंट कैसे डिसाइड करेगा कि उसको कितने बेबीज चाहिए, हाउ मेनी बेबीज, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग दिस पर्सन द कपल वांट्स। ठीक है। तो देखो, अगर पी प्रोबेबिलिटी है कि बड़ा होके कोई भी एक बच्चा जो है माँ बाप का ध्यान रखता है, और मान लो एन इज द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स मतलब जो आपके बच्चे हैं, तो एन मान लो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है जो पेरेंट्स करेंगे, तो एक भी बच्चा ध्यान ना दे पेरेंट्स का, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि भाई पहला बच्चा भी ध्यान नहीं दे रहा। वन माइनस पी इज द प्रोबेबिलिटी कि वो ध्यान नहीं दे रहा, पी इज द प्रोबेबिलिटी कि वो ध्यान दे रहा है, वन माइनस पी इज द प्रोबेबिलिटी कि वो ध्यान नहीं दे रहा। तो वन माइनस पी प्रोबेबिलिटी कि पहला बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, वन माइनस पी प्रोबेबिलिटी है दूसरा बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे कोई भी बच्चा ध्यान नहीं दे रहा। तो इसका मतलब वन माइनस पी रेस टू द पावर एन किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट नो चाइल्ड इज टेकिंग केयर।
अब वो टेकिंग केयर क्यों नहीं है? हो सकता है उसको बीमारी हो गई हो सकता है वो इनफ पैसा ना कमाता हो, या हो सकता है उसके आपके साथ झगड़े हो गए, कुछ भी, वॉट एवर दैट रीजन है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट एक बच्चा आपका ध्यान रखेगा? ये वो प्रोबेबिलिटी है कि कोई ध्यान नहीं रख रहा। तो वन माइनस पी रेज टू द पावर n क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन चाइल्ड will take care of the parents. तो ये वो प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एक बच्चा तो हमारा फ्यूचर में जाके ध्यान रखेगा। और पेरेंट्स के दिमाग में जो थ्रेशोल्ड है वो है क्यू। तो वो एन किस हिसाब से डिसाइड करेंगे? तो एन ऐसे होना चाहिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो क्यू से बड़ी। सो वन माइनस p-1 raised to the power n शुड बी ग्रेटर देन क्यू। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इस हिसाब से डिसाइड होंगे। Obviously, matlab, the couple doesn't decide it like this, like a mathematical calculation, but I mean, theoretically, yeah, at least in their head they think कि okay, what are the chances कि बच्चे की डेथ हो जाएगी, what are the chances कि कुछ हो जाएगा। अगर डिजीजेस बहुत वाइड स्प्रेड है तो बहुत ज्यादा चांस होंगे। या हो सकता है कि इकोनॉमी में सिचुएशन ऐसी ना हो कि लोगों को जॉब ही नहीं मिलती अच्छी। या हो सकता है कि बच्चे, सोसाइटी में नॉर्म ऐसा है कि बच्चे पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते। या हो सकता है सोसाइटी में नॉर्म ऐसा हो कि बच्चा ध्यान रखता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट दीज थिंग्स विल कीप चेंजिंग। तो अगर आप मैथमेटिकली इस चीज के बारे में सोचना चाहो तो इस तरीके से सोच सकते हो कि एन इस हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, जैसे एज एन एग्जाम्पल मान लो पी की वैल्यू 1/2 है, कि 50% चांस है कि कोई एक बच्चा ध्यान रखता है, एक बच्चा बड़ा होके पेरेंट्स का ध्यान रखता है, ठीक है। और मान लो ये जो थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी है पेरेंट्स के दिमाग में वो है 9/10, मतलब 90% चांस से वो लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बच्चा तो हमारा ध्यान रखे। तो हमारी ये कंडीशन क्या हो जाती है? वन माइनस वन बाई टू रेज टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन 9/10। तो आप उतने बच्चे, n की वैल्यू ऐसे ही डिसाइड करोगे जिसके बेसिस पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 - 9/10, और ये हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर n। तो ये क्या हो गया? 1/10 ग्रेटर देन 1/2 रेज टू द पावर n। अब अगर आप इसको फ्लिप करोगे, ठीक है, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 रेज टू द पावर n इज ग्रेटर देन 10। तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 1 है तो 2, n की वैल्यू 2 होगी तो 4, n की वैल्यू 3 होगी तो 8, राइट। तो n की वैल्यू 4 जब आएगी तब जाके ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, राइट। सो द कपल will have at least 4 kids या 4 children, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग मैथमेटिकली डिटरमाइन कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली आई मीन this is a nice way of thinking about it, but usually people don't do that. This is not how they decide these things, right? Okay, but some calculation more or less are going on. ओके अच्छा, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन और पिक्चर में ले आओ कि मान लो जेंडर बायस है। जेंडर बायस है, जेंडर बायस का मतलब क्या है? फॉर सम रीजन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें जो है सपोर्ट एक बेटे से चाहिए, एक बेटी से नहीं चाहिए। दे वांट अ सपोर्ट फ्रॉम अ सन, नॉट फ्रॉम अ वुमन, नॉट फ्रॉम देयर डॉटर। तो एन जो है यहाँ पे क्या होगा? अगर इफ दे वांट सपोर्ट वांट फ्रॉम अ मेल ऑफ स्प्रिंग,
तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, सो बेसिकली तो क्या होगा कि ये जो एन है ये क्या हो जाएगा कि वो नंबर ऑफ मेल चाइल्ड कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ मेल चाइल्ड कितने होने चाहिए, ठीक है। तो इन दैट केस देखो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 आई, 4 चिल्ड्रन, राइट, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि भाई हमें सपोर्ट तो सिर्फ मेल चाइल्ड से चाहिए, बट सिर्फ हमारे सन से सपोर्ट चाहिए, तो एटलीस्ट यू शुड हैव 4 मेल चाइल्ड, राइट, एटलीस्ट 4 मेल चाइल्ड यू शुड हैव। एंड अगर हम लोग ये मान लें कि द लाइकलीहुड ऑफ हैविंग गर्ल एंड बॉयज 50-50, तो ऑन एन एवरेज आपको एटलीस्ट कितने बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ किड्स इज 8, क्योंकि 8 किड्स पैदा करोगे तो एक्सपेक्टेड ऑन एवरेज यू विल हैव 4 मेल चिल्ड्रन, राइट। सो वी आर सेइंग ऑन एवरेज the parents will have 8 children, एंड ये 8 बच्चे किस लिए करने पड़ेंगे कि एटलीस्ट एक मेल चाइल्ड से इनको ओल्ड एज में जाके सपोर्ट मिले। So all of this for the sake of getting support from at least one kid in the old age, which is quite alarming. तो उनको 8 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे तब जाके वो 90% कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि एटलीस्ट कोई ना कोई एक बच्चा, कोई ना कोई एक मेल बच्चा हमारा ध्यान रखेगा, ठीक है। तो जैसे काफी सारी सोसाइटीज में ऐसा स्टिग्मा एसोसिएटेड है, जैसे कि इंडिया में भी है, और इस चीज की वजह से जो लोग टिपिकली नंबर ऑफ किड्स जनरली करते उससे ज्यादा बच्चे होंगे, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनर्शिया है, राइट। अब जैसे कुछ, अब सिर्फ यही एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से देयर विल बी सम और बायस। जैसे कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश, जहाँ पे क्या है, लीगली या सोसाइटी नॉर्म ऐसा है कि कोई लेडी अगर विडो है, इफ सम इफ द हस्बैंड डाइड, तो इस विडो को क्या होगा, ये विडो लैंड जो है ना, लैंड होल्डिंग अपने पास ही रख पाएगी, मतलब जो भी उनकी कॉमन फैमिली लैंड होल्डिंग थी वो लैंड होल्डिंग तभी अपने नाम पे रख पाएगी, अपने पास रख पाएगी अगर उनके पास एक एबल्ड बॉडीड सन होगा। एबल्ड बॉडीड सन मतलब एक हष्ट पुष्ट बच्चा लड़का होना चाहिए, तभी जाके एक विडो बांग्लादेश में लैंड होल्डिंग अपने पास रख सकती है। तो जैसे मान लो शादी करके वो आए थे और दे हैड सम पीस ऑफ लैंड, तो अनलेस इफ दे डोंट हैव अ सन दे विल नॉट बी एबल टू कीप द लैंड विद देमसेल्फ। तो इस चीज की वजह से भी पीपल यू नो हैव अ टेंडेंसी ऑफ वांटिंग मोर किड्स, मोर मेल किड्स, जिसकी वजह से ऑन एन एवरेज दिल स्टार्ट हैविंग मोर चिल्ड्रन, राइट, बिकॉज दे वांट टू हैव एटलीस्ट वन सन फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो डिसीजन मेकिंग है ऑन अ माइक्रो लेवल कि कितने बेबीज होने चाहिए वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे के और माइक्रो लेवल के क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, वो जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो या ओके, थैंक यू सो मच।